बेंगलुरु ब्लास्ट में नया खुलासा। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप। 7 राज्यों के 17 जगहों पर छापेमारी। पीएफआई आईएसआईएस से है आतंकियों का संबंध। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। दहशतगर्दों की बुरी नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, खासकर हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्सों पर। हाल ही में भारत की सिलिकॉन वैली यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला। ये बॉम्ब ब्लास्ट बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ था, जिसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इसी के मद्देनजर और आतंकियों से संबंधित कुछ पुराने कड़ियों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मंगलवार 5 मार्च 2024 को 7 राज्यों के 17 जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की धरपकड़ के लिए की गई थी। इस मॉड्यूल के आतंकी बेंगलुरु जेल में बनाए गए आतंकी नेटवर्क और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े हैं। साथ ही इनके बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे विस्फोट में शामिल होने की आशंका है। छापेमारी में कैश, डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आतंकियों की तलाश में एनआईए ने यह छापेमारी गुजरात, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक में किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में भी लश्कर के इसी नेटवर्क का हाथ है। एनआईए के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान 25 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 4 स्टोरेज डिवाइस और कैश बरामद हुए हैं। यह कैश कई देशों की मुद्राओं के रूप में है। दबिश के दौरान कर्नाटक के मंगलुरु में रहने वाले नवीद, बेंगलुरु के रहने वाले सैयद खैल, दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी बिज्जू, पश्चिम बंगाल 24 परगना निवासी मयूर चक्रवर्ती, पंजाब गुरदासपुर निवासी नवजोत सिंह, मेहसाना गुजरात निवासी हार्दिक कुमार, अहमदाबाद निवासी करण कुमार, केरल में कासगौड़ निवासी जॉनसन, तमिलनाडु रामनाथपुरम निवासी मुश्ताक अहमद व मुथीब और चेन्नई निवासी हसन के ठिकानों की तलाश हुई। बता दें कि एनआईए के द्वारा की गई यह छापेमारी केवल बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर नहीं है, बल्कि इन सभी के ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज थे। एनआईए के मुताबिक ये छापेमारी 25 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में हुई है। इसी केस में 24 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में कुल 8 लोगों पर आरोप तय किए गए थे। इन 8 आरोपितों में जुनैद अहमद और सलमान खान अभी भी फरार चल रहे हैं। इन सभी पर यूएपीए व आर्मी एक्ट के अलावा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। चार्जशीट में एनआईए ने बताया है कि बेंगलुरु जेल में सिखाए गए कट्टरपंथ से पनपा यह गिरोह पूरे देश में लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए ने यह भी बताया है कि यह गिरोह को आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के लिए कई माध्यमों से पैसे मिल रहे हैं। जिस मामले में एनआईए ने यह कार्रवाई की है, उसका केस मूल रूप से बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज कर रखा है। तब पारापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथ की शिक्षा देकर आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करवाने की साजिश का खुलासा हुआ था। पुलिस ने तब इस नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी करते हुए 4 हैंड ग्रेनेड, 4 वॉकी टॉकी, 7 पिस्टल, 1 मैगजीन और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को आशंका है कि फरार चल रहे आतंकी सलमान और जुनैद अहमद का बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में हाथ हो सकता है। खुफिया जानकारी के अनुसार फिलहाल दोनों आतंकी विदेश भाग चुके हैं और अजरबैजान में मौजूद हो सकते हैं। कुछ समय पहले दोनों की लोकेशन दुबई में मिली थी, लेकिन बाद में ये वहां से निकल गए। बता दें कि इस छापेमारी में पूर्व रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में सोमवार देर रात बड़ा अपडेट सामने आया था। धमाके की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अब्दुल सलीम के रूप में की गई थी। कहा जा रहा है कि वह आंध्र प्रदेश के कडप्पा तालुक के माइडुकुर मंडलम के चर्लोपल्ली गांव में छिपा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़ा गया संदिग्ध प्रतिबंधित पीएफआई संगठन का सचिव था और उत्तरी तेलंगाना का प्रभारी था। वह पिछले 25 दिनों से चर्लोपल्ली की एक मस्जिद में छिपा हुआ था। वह गुप्त रूप से इंटरनेट का यूज कर जिससे चाहता था उससे बातचीत कर लेता था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसके घर पर निगरानी रखी गई थी। ऐसे में बेंगलुरु धमाकों की जांच कर रही एनआईए ने उसकी ओर एक अहम इशारा किया था। उसके आधार पर आंध्र प्रदेश पुलिस की मदद से मस्जिद पर छापा मारा गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों ने बताया कि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी होने के बाद कर्नाटक पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस और एनआईए के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें इस शख्स से पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि मौका मिलने पर बेंगलुरु क्राइम स्क्वाड सीसीबी की एक टीम हैदराबाद जाएगी।
मेटल डिटेक्टर लगाने का निर्णय। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु के होटल मालिकों ने होटलों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाने का फैसला किया है ताकि आतंकवादी बम लेकर होटलों में ना घुस सके। कुछ होटलों में तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाने का भी निर्णय लिया है जो मेटल डिटेक्टर में बम स्कैन होते ही सायरन बजा दे। हालांकि छोटे होटलों के मालिकों ने अभी तक इस पर मन नहीं बनाया है। वजह है जगह की कमी। उन्होंने कहा है कि छोटे होटलों में जगह स्टैंड अप डाइनिंग सिस्टम होता है, वहां मेटल डिटेक्टर लगाना मुश्किल होता है। क्या है बेल्लारी मॉड्यूल लिंक? बेंगलुरु के रामेश्वर ब्लास्ट मामले की जांच कर रहे एनआईए अधिकारियों को एक और अहम सुराग मिला है। इस मामले में कहा जा रहा है कि ब्लास्ट मामले में जो सुराग मिले हैं उससे पता चलता है कि इस वारदात को बेल्लारी में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल ने अंजाम दिया है। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों ने बेल्लारी और बेंगलुरु समेत 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अकेले बेल्लारी में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने अब संदेह जताया है कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट के तार आईएसआईएस मॉड्यूल के सदस्यों से जुड़े हो सकते हैं जो अभी भी बेंगलुरु में हो सकते हैं। इसलिए अधिकारियों ने इस संबंध में आगे की जांच करने का फैसला किया है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के बाद सिद्धारमैया को धमकी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य मंत्रियों को मंगलवार को बम धमाके की धमकी भरा मेल मिला। शाहिद खान नाम के एक शख्स ने बेंगलुरु में शनिवार शाम 2:48 पर धमाके की धमकी दी। ये मेल शाहिद खान की ईमेल से भेजा गया था। इस मेल में लिखा है कि आप क्या सोचते हैं इस मूवी ट्रेलर के बारे में? अगर आप 2.5 करोड़ की रकम को नहीं चुकाते हैं तो पूरे कर्नाटक में भयानक धमाके बस, ट्रेन, मंदिर, होटल और सार्वजनिक जगहों पर हो सकते हैं। हम आपको एक और ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। हम अगला विस्फोट अंबारी उत्सव बस में करने जा रहे हैं। अंबारी उत्सव बस विस्फोट के बाद हम सोशल मीडिया पर अपनी मांग उठाएंगे और आपको भेजे गए मेल के स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। सोशल मीडिया पर हम अलग विस्फोट के बारे में जानकारी ट्वीट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईमेल में धमकी दी गई है कि सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, राज्य के गृह मंत्री और बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी को निशाना बनाते हुए रेस्तरां, मंदिरों, बसों या ट्रेनों जैसे व्यस्त स्थानों पर विस्फोट किया जाएगा। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज। बेंगलुरु पुलिस ने कैफे में विस्फोट के संबंध में कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कम तीव्रता वाला विस्फोट था। एक युवक आया और एक छोटा बैग रखा जो 1 घंटे के बाद फट गया। इस दौरान करीब 10 लोगों को चोट लगी। घटना की जांच को लेकर 7-8 टीमें तैयार की गई। पुलिस का कहना है कि वह सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे बेंगलुरु के हर निवासी से चिंता न करने की अपील करते हैं। कब और कैसे हुआ था धमाका? कैफे में मौजूद लोगों ने बताया कि एक बैग कैशियर काउंटर पर रखा था और अचानक फट गया। इस धमाके में एक महिला 40% तक जल गई। उसे सर्जरी की जरूरत है। उसके कान भी बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीएम को बताया है कि यह आईईडी ब्लास्ट है। बैग में एक आईईडी उपकरण मिला जो यह फट गया। परिसर में कोई और आईईडी नहीं मिला। जिसने भी यह किया वह दहशत पैदा करना चाहता था। दरअसल शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बैग में रखी किसी चीज में इतना जोरदार धमाका हुआ कि कैफे और उसके आसपास काला धुआं फैल गया। इस धमाके में कम से कम 9 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने धमाके की जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा धमाका नहीं हुआ था। पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं है। सीसीटीवी देख रहे हैं। फुटेज में एक आदमी को कैफे में बैग रखते हुए देखा गया है। ये नहीं पता कि यह किसने किया है। कैशियर से पूछताछ की जा रही है। बैग लेकर कैफे पहुंचे व्यक्ति ने कैश काउंटर से टोकन लिया और बैग वहीं पर रख दिया था। उधर धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई और तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। अधिकारियों को बुलाकर जांच शुरू की गई, जिसको लेकर एनआईए ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और लगातार छापेमारी चल रही है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।